अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। केशव घबरा गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर मैं इस बारिश में भीग गया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर काम कैसे कर पाऊंगा? नहीं, मुझे थोड़ी देर रुककर बारिश रुकने का इंतजार करना चाहिए। वह सड़क किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश लगातार बरसती रही। भगवान, बस जल्दी से बारिश रोक दो। मेरे घर का चूल्हा मेरी मजदूरी से जलता है। करीब आधे घंटे बाद बारिश रुक गई। वह तेजी से होटल की ओर भागा। जैसे ही वह होटल पहुंचा, होटल मालिक रतनलाल उसे देखते ही आग बबूला हो गया। अबे ओ केशव, कहाँ मर गया था तू? इतनी देर क्यों लगा दी? तेरी वजह से कितने ग्राहक वापस चले गए, पता भी है तुझे? मालिक, रास्ते में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। अगर भीग जाता तो तबीयत खराब हो जाती, इसलिए थोड़ी देर रुकना पड़ा। चुप। अगर आज ग्राहक कम हुए ना तो तेरी आधी मजदूरी काट लूंगा। मालिक, ऐसा मत कीजिए। घर में पहले ही बहुत परेशानी है। मुझे तेरे घर की कहानी नहीं सुननी। जा जल्दी चाय बना। केशव बिना कुछ बोले काम में लग गया। उबलती हुई चाय की खुशबू धीरे धीरे पूरे होटल में फैलने लगी। कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे। एक ग्राहक ने पहला घूंट लिया और मुस्कुराकर बोला, जब तक केशव की चाय नहीं पीता मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। ग्राहकों की बातें सुनकर रतनलाल का चेहरा तमतमा गया। तभी केशव का पुराना दोस्त रामू होटल में आया। अरे केशव, कैसे हो भाई? बस भगवान की दया है। तू परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है? क्या बताऊं भाई, बेटी गुड़िया की स्कूल फीस बाकी है। घर में राशन भी खत्म होने वाला है और ऊपर से मालिक मजदूरी देने में टाल मटोल कर रहा है। क्या अभी तक पैसे नहीं दिए? फिर मांगता क्यों नहीं? पिछले 20 दिनों की मजदूरी बाकी है। गरीब आदमी मांगता नहीं भाई, मजबूरी में इंतजार करता है। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। केशव सुबह सबसे पहले होटल पहुंचता, रात सबसे आखिर में घर लौटता। केशव के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक शाम जब केशव काम खत्म करके घर पहुंचा तो उसकी बेटी गुड़िया उदास बैठी हुई थी। पापा, स्कूल में मैडम ने कहा है कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मुझे क्लास में बैठने नहीं देंगे। क्या? हाँ पापा, सब बच्चों के सामने मेरा नाम लेकर बोला गया। मुझे बहुत शर्म आई। मैंने सोचा था आज मजदूरी मिल जाएगी तो फीस भर देंगे। चिंता मत करो, मैं कल जरूर मालिक से बात करूंगा। अगली सुबह वह समय से पहले होटल पहुंच गया। उसने तय कर लिया था कि आज हर हाल में अपनी मजदूरी मांगेगा। कुछ देर बाद रतनलाल होटल पहुंचा। ओए केशव, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चाय चढ़ा जल्दी। मालिक, पहले एक जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ? फिर कौन सा नया बहाना है? मालिक, मेरी 20 दिन की मजदूरी बाकी है। तो घर की हालत बहुत खराब है। बेटी की स्कूल फीस जमा करनी है। मालिक, बस मेरा मेहनत का पैसा दे दीजिए। पैसा पैसा पैसा, सुबह होते ही तुम गरीब लोगों को पैसे याद आने लगते हैं। मालिक, मैंने ईमानदारी से काम किया है। सुबह से रात तक आपकी दुकान संभालता हूँ। बस मेरी मजदूरी दे दीजिए। अगर मैं ना दूं तो? ऐसा मत कहिए मालिक। अच्छा, बहुत जल्दी है पैसे की, ले फिर। रतनलाल ने जेब से एक 100 रुपए का नोट निकाला और केशव के चेहरे पर फेंक दिया। पकड़, इतने में पूरा महीना निकाल ले, और ज्यादा जुबान चलाई तो यह भी वापस ले लूंगा। केशव की आंखों में अपमान के आंसू भर आए। बंद कर यह रोना धोना। अगर काम करना है तो कर, वरना अभी निकल जाए यहां से। केशव चुप हो गया। उसने कांपते हाथों से एक 100 रुपए का नोट उठाया और वापस काम में लग गया। शाम को जब केशव होटल से घर लौटा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागता हुआ अंदर पहुंचा। सीमा, क्या हुआ? गुड़िया चारपाई पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। दोपहर से तेज बुखार है, अब तो यह उठ भी नहीं पा रही। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। केशव बिना एक पल गंवाए गुड़िया को गोद में उठाता है। सीमा भी उसके पीछे पीछे भागती है। तीनों गांव के डॉक्टर सुरेश के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर तुरंत जांच शुरू करते हैं। मामला ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसे तेज संक्रमण है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? अगर समय पर इलाज हुआ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? दवाइयों और इंजेक्शन में करीब 2000 रुपए लगेंगे। 2000 रुपए सुनते ही केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब,
मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम मेहनत करके एक एक पैसा चुका देंगे। मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन दवाइयाँ उधार नहीं मिलती। कम से कम 500 रुपए का इंतजाम अब भी करना होगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 43 रुपए हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर को उस गरीब बाप की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूँ, लेकिन कल तक कम से कम 500 रुपए लेकर आना, वरना इलाज बीच में रुक जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, भगवान आपका भला करे। इंजेक्शन लगने के बाद गुड़िया को थोड़ी राहत मिली। रात को सीमा और केशव बाहर आंगन में बैठे थे। क्या सोच रहे हैं? यही कि कल 500 रुपए कहाँ से आएंगे। रतनलाल जी से मांग लीजिए। जिसने 3000 रुपए की जगह 100 रुपए फेंक दिए, वह मेरी बेटी के लिए क्या देगा। फिर अचानक केशव को उस रेलवे स्टेशन की बात याद आ गई। वहाँ रात में मालगाड़ियों से बोरे उतारने वाले मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलती थी। सीमा, आज से मैं रात में भी काम करूंगा। क्या? लेकिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर मेरी मेहनत से मेरी बेटी बच सकती है, तो मुझे अपनी थकान की परवाह नहीं। उसी रात केशव अपनी पुरानी चप्पल पहनकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद केशव रेलवे स्टेशन के माल गोदाम के बाहर खड़ा हो गया। तभी एक ठेकेदार वहां आया। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम केशव है। पहले कभी यहाँ काम किया है? नहीं मालिक। फिर यहाँ क्या करने आए हो? मजदूरी चाहिए। ये काम आसान नहीं है। पूरी रात 50-50 किलो के बोरे उठाने पड़ेंगे। कर पाओगे? मेरी बेटी अस्पताल में है, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आज रात काम कर ले। मेहनत अच्छी रही तो 600 रुपए मिल जाएंगे। 600 रुपये सुनते ही केशव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह तुरंत काम में लग गया। भारी बोरे उठाते उठाते उसके कंधे छिल गए, कमर दर्द से टूटने लगी। सुबह होने तक केशव पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ठेकेदार उसके पास आया। शाबाश, नए आदमी होकर भी पूरी रात टिक गया। ठेकेदार ने उसके हाथ में 600 रुपये रख दिए। केशव की आंखें भर आईं। धन्यवाद मालिक। इसके बाद वह सीधे डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा। लीजिए डॉक्टर साहब, पैसे ले आया हूँ। बहुत अच्छा, अब इलाज बिना रुके चलता रहेगा। गुड़िया की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक रात खाना खाते समय सीमा ने पूछा, सुनो जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? कब तक रतनलाल के अपमान सहते रहेंगे? तुम कहना क्या चाहती हो? सुनो, आपकी चाय पर उसका होटल चलता है, लेकिन सम्मान उसे मिलता है। सीमा, दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सीमा की बात सुनकर केशव चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह सचमुच अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब बहुत हो गया। कल मैं रतनलाल से अपना पूरा हिसाब मांगूंगा, और अगर उसने देने से मना किया तो मैं उसकी नौकरी छोड़ दूंगा। अगली सुबह केशव की आंखें रोज की तरह जल्दी खुल गईं। आज वह सिर्फ चाय बनाने नहीं जा रहा था, आज वह अपनी मेहनत का हिसाब मांगने जा रहा था। होटल पहुंचकर भी वह चुपचाप अपना काम करता रहा। ग्राहक आते, चाय पीते और उसकी तारीफ करते। शाम ढलने लगी और आखिर वह समय आ गया जिसका केशव सुबह से इंतजार कर रहा था। वह धीरे धीरे रतनलाल की तरफ बढ़ा। मालिक, आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैं पिछले कई महीनों से लगातार आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। सुबह सबसे पहले होटल खोलता हूँ और रात में सबसे आखिर में बंद करता हूँ। अब मेरी बेटी की पढ़ाई है, घर का खर्च है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए आज मैं हाथ जोड़कर आपसे अपना पूरा हिसाब मांग रहा हूँ। वाह रे केशव, लगता है आजकल तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। पहले तू सिर झुकाकर बात करता था और आज आंख मिलाकर हिसाब मांग रहा है। किसने सिखाया तुझे यह सब? मालिक, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो पैसा मैंने मेहनत करके कमाया है वह मेरा अधिकार है। मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं अपनी मेहनत की कीमत मांग रहा हूँ। रतनलाल की आंखों में गुस्सा उतरने लगा। अबे अधिकार भरी बातें करने लगा है तू। अगर मैं तुझे काम ना देता तो क्या करता तू? सड़क पर भीख मांगता फिरता। आज जो 2 वक्त की रोटी खा रहा है वह मेरी वजह से खा रहा है और मुझे ही अधिकार सिखा रहा है। मालिक, आपने मुझे काम दिया, इसके लिए मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। लेकिन यह भी सच है कि मैंने भी अपनी पूरी ईमानदारी से आपका काम किया है। आपने कभी सुबह होटल आकर चाय नहीं बनाई, आपने कभी भट्टी की गर्मी नहीं झेली, आपने कभी ग्राहकों की डांट नहीं सुनी। यह सब मैंने किया है, इसलिए मेरी मेहनत की कीमत मिलनी चाहिए।
आसपास खड़े कुछ ग्राहक भी अब उनकी बातें सुनने लगे थे। ठीक है, तू हिसाब चाहता है ना, तो सुन। मेरे हिसाब से तूने जितनी गलतियां की हैं, जितनी बार देर से आया है और नुकसान कराया है, उसके हिसाब से तो तेरा एक भी पैसा मेरा पास नहीं रहा। मालिक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं की। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता रहा हूं। मुझे बहाने मत सुना, सीधी बात सुन। तेरे सारे हिसाब किताब खत्म, और अगर ज्यादा बहस करेगा तो अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। मालिक, नौकरी से निकालने की धमकी देकर आप मेरा हक नहीं खा सकते। मेरी बेटी बीमार थी, तब भी मैं काम करता रहा। रात भर स्टेशन पर मजदूरी करने के बाद भी सुबह आपकी दुकान पर आया। मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। तू अपनी औकात भूल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आवाज ऊंची करने की? सुन ले, आज से तेरी नौकरी खत्म, और जहां तक पैसों की बात है, तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जो करना है कर ले। केशव की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन आज उनमें डर नहीं था। रतनलाल जी, आज आपने सिर्फ मेरा पैसा नहीं रोका है, आपने एक गरीब बाप की मजबूरी का मजाक उड़ाया है। लेकिन याद रखिए, मजदूर गरीब हो सकता है, बेईमान नहीं। मैं यहां से खाली हाथ जरूर जा रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देता। यह कहकर केशव बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। सीमा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने केशव का चेहरा देखा, उसे सब समझ आ गया। क्या हुआ? आपने हिसाब मांगा था ना? रतनलाल ने पैसे दिए या फिर कोई नया बहाना बना दिया? ना उसने पैसे दिए और ना ही कोई बहाना बनाया। उसने साफ कह दिया कि मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और हाँ, उसने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। ये सुन सीमा की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर अब क्या सोच रहे हो? सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डर लग रहा है कि कल से घर का खर्च कैसे चलेगा। नहीं जी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। खत्म तो वह दिन हुआ है जब आप किसी और के लिए मेहनत करते थे और बदले में अपमान पाते थे। सीमा, जेब में मुश्किल से 2000 रुपए हैं। अपना घर जैसे तैसे चल रहा है। ऐसे में नया काम शुरू करना कोई खेल नहीं है। मुझे एक बात बताइए, लोग रतनलाल के होटल में क्यों आते थे? चाय पीने आते थे। ये बताओ, लोग रतनलाल की वजह से आते थे या आपकी वजह से? केशव कुछ देर चुप हो गया। उसी रात केशव ने एक बड़ा फैसला कर लिया। वह अपनी चाय की दुकान खोलेगा। अगली सुबह केशव गांव के बस स्टैंड पहुंचा। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक खाली जगह पर गई। अगर यहाँ एक छोटा सा ठेला लग जाए तो? उसी समय अचानक उसका पुराना दोस्त रामू वहां पहुंच गया। अरे केशव, यहाँ क्या कर रहा है? एक सपना देख रहा हूँ अपनी चाय की दुकान का। बस इतनी सी बात? फिर देर किस बात की है? मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। ठेला, बर्तन, दूध, चाय पत्ती सब खरीदना पड़ेगा। मेरे चाचा का पुराना ठेला पड़ा, वह मुफ्त में दे देंगे, और कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दूंगा। केशव की आंखें भर आईं। उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया। रामू, मैं तेरा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पगले, दोस्ती में एहसान नहीं होता। अब मेहनत कर और पूरे गांव को अपनी चाय का दीवाना बना दे। उस शाम केशव और रामू ने मिलकर पुराना ठेला साफ किया, दुकान से नए बर्तन खरीदे। रात देर तक दोनों काम करते रहे और आखिरकार ठेला तैयार हो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही केशव उठ गया। पापा, आज हमारी दुकान सच में खुल जाएगी ना? हाँ बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन केशव के दिल में थोड़ी घबराहट भी थी। अगर यह नहीं चला तो उसके पास वापस खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद केशव अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। अदरक और इलायची की खुशबू धीरे धीरे हवा में फैलने लगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। फिर 1 घंटा बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? हे भगवान, मुझे ये सब सहन करने की हिम्मत देना। तभी बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने ठेले की तरफ देखा। भाई, एक चाय मिलेगी? जी बिल्कुल मालिक, अभी देता हूँ। केशव जल्दी ने चाय बुजुर्ग को दी। बुजुर्ग ने पहला घूंट लिया। वाह बेटा, कई साल बाद इतनी स्वादिष्ट चाय पी है। इसमें मेहनत का स्वाद है। धन्यवाद मालिक। आज से मेरी चाय यहीं से आएगी। पास खड़े 2 लोगों ने यह बात सुन ली। वे भी चाय पीने आ गए। फिर कुछ लोग और आए।
और देखते ही देखते ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। अरे ये तो रतनलाल वाले होटल का केशव है। अरे हाँ, वही जो शानदार अदरक वाली चाय बनाता था। तो फिर 2 कप इधर भी लगा दो केशव भाई। दोपहर तक केशव की सारी चाय खत्म हो चुकी थी। उसने जितना दूध खरीदा था सब बिक गया। शाम को केशव खुशी खुशी घर पहुंचा। पहले ही दिन उसे उम्मीद से ज्यादा कमाई हुई थी। सीमा की आंखों में आंसू थे। पहली बार घर में इतनी खुशी आई थी। उधर दूसरी तरफ रतनलाल अपने होटल में बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। उसने देखा जो लोग रोज उसके होटल में आते थे वे आज दिखाई नहीं दे रहे थे। हेमू, आज ग्राहक कम क्यों हैं? मालिक, लोग बस स्टैंड पर नई चाय की दुकान पर जा रहे हैं। कौन सी दुकान? केशव ने अपनी दुकान खोल ली है। यह सुनते ही रतनलाल की आंखें फैल गईं। वह तुरंत होटल से बाहर निकला। कुछ देर बाद वह चौराहे पर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। केशव के ठेले के सामने लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग हंस रहे थे, चाय पी रहे थे। रतनलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह, तो ये खेल चल रहा है। वह सीधे ठेले के पास पहुंचा। वाह केशव, लगता है 2 दिन की कमाई ने तुझे बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। नमस्ते रतनलाल जी, चाय पियेंगे? मजाक मत कर। याद रख, बाजार में दुकान खोलना आसान है लेकिन टिकना बहुत मुश्किल। मैं किसी से लड़ने नहीं आया, मैं बस मेहनत कर रहा हूँ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उधर केशव ग्राहकों को चाय देता रहा। समय तेजी से बीतने लगा। सुबह होते ही बस स्टैंड पर भीड़ लग जाती। कई लोग तो सिर्फ उसकी चाय पीने के लिए दूसरे गांवों से आने लगे थे। उधर रतनलाल के होटल की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। एक शाम रतनलाल होटल के अंदर बैठा हिसाब देख रहा था। यह क्या हो गया? पिछले महीने की कमाई आधी रह गई। रोज का खर्च बढ़ रहा है और ग्राहक कम होते जा रहे हैं। एक मामूली चाय वाला मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगली सुबह रतनलाल खुद केशव की दुकान पर पहुंच गया। केशव, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कहिए रतनलाल जी, क्या बात है? चलो थोड़ा एक तरफ चलते हैं। दोनों थोड़ी दूर चले गए। देखो केशव, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इंसान से गलती हो जाती है। गलती और अन्याय में फर्क होता है रतनलाल जी। ठीक है, मान लिया मुझसे गलती हुई, लेकिन अब मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। कैसे? आज से मेरे होटल में वापस आ जाओ। मैं तुम्हें पहले से 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। महीने की पक्की तनख्वाह दूंगा, रहने का इंतजाम करूंगा और पूरे होटल की जिम्मेदारी तुम्हें दे दूंगा। कुछ पल के लिए केशव चुप रहा। रतनलाल जी, जब मेरी बेटी अस्पताल में थी तब मुझे सिर्फ मेरे मेहनत के पैसे चाहिए थे। उस समय आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। आज जब मेरी मेहनत फल देने लगी है तब आपको मेरी याद आ रही है। अरे, पुरानी बातें भूल जाओ। व्यापार में ऐसा चलता रहता है। मेरे लिए यह व्यापार नहीं था। यह मेरी बेटी की दवा, उसकी फीस और मेरे परिवार की रोटी का सवाल था। मतलब तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो? हाँ, मैं अब किसी का नौकर नहीं बनना चाहता। ज्यादा ऊंचा मत उड़ केशव। यह भीड़ जो आज तेरे पास है ना, यह हमेशा नहीं रहेगी। शायद, लेकिन जब तक रहेगी मैं ईमानदारी से उनका विश्वास जीतने की कोशिश करता रहूंगा। यह सुनकर रतनलाल दांत पीसता हुआ वहां से चला गया। उसी रात रतनलाल अपने होटल के पीछे बने कमरे में बैठा था। उसके सामने गांव के 2 बदनाम आदमी बैठे थे। सुनो, बस स्टैंड पर जो केशव की चाय की दुकान है उसका धंधा बंद होना चाहिए। समझ गए? ठेला तोड़ दें क्या? नहीं, इतना सीधा काम नहीं करना। ऐसा खेल खेलो कि लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाए। मतलब? लोगों को लगना चाहिए कि उसकी चाय सुरक्षित नहीं है, वहां कुछ गड़बड़ होती है। और अगर पकड़े गए तो? पकड़े नहीं जाओगे, और अगर काम हो गया तो जितना पैसा मांगोगे दूंगा। ठीक है सेठ जी। अगली सुबह हमेशा की तरह बस स्टैंड पर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। केशव अपनी दुकान पर खड़ा बड़े मन से चाय बना रहा था। तभी 2 आदमी धीरे धीरे दुकान के पास पहुंच गए। केशव ग्राहकों को चाय देने में व्यस्त था। उसी दौरान बबलू ने जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसने चुपके से चाय के बर्तन के पास कुछ बूंदें गिरा दी। अरे अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ? लगता है इस चाय में कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ भाई? मैंने अभी इसकी चाय पी थी, उसके बाद ही हालत खराब हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये चाय में कुछ मिला रहा था। क्या? कैसी बातें कर रहे हो भाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तू सस्ती चीजें बेचकर ज्यादा कमाई करना चाहता है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं वर्षों से यही काम कर रहा हूँ।
मैंने कभी किसी के खाने पीने में मिलावट नहीं की। नहीं, केशव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सच हुआ तो इसकी जांच की होनी चाहिए। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। क्या मामला है? साहब, इस आदमी ने चाय में मिलावट की है। मैं इसकी चाय पीते ही बीमार हो गया। क्या नाम तुम्हारा? साहब, मेरा नाम केशव है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पिछले 1 महीने से रोज यहाँ चाय पी रहा हूँ। यहाँ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हाँ, अगर केशव मिलावट करता तो इतने दिन में किसी न किसी को परेशानी जरूर होती। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गए। ठीक है, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। पुलिस ने चाय के नमूने जांच के लिए भेज दिए और केशव की दुकान बंद करवा दी गई। उधर रतनलाल अपने होटल में बैठा मुस्कुरा रहा था। केशव की चाय की दुकान बंद हुए 2 दिन बीत चुके थे। जिस दुकान ने उनके घर में खुशियां लौटाई थीं, उस घर में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। उधर थाने में इंस्पेक्टर मामले की जांच कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अस्पताल की रिपोर्ट मंगवाई। अजीब बात है, जिस आदमी ने दावा किया था कि उसकी हालत खराब हो गई थी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। शरीर में किसी जहरीले पदार्थ का कोई निशान नहीं मिला। साहब, मतलब वह झूठ बोल रहा था? सिर्फ झूठ नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसके बाद पुलिस ने चौराहे के आसपास लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि बबलू चुपके से कुछ चाय के बर्तन के पास हाथ ले जा रहा है। साहब, ये तो वही आदमी है जिसने सबसे ज्यादा हंगामा किया था। अब खेल समझ में आने लगा है। दोनों को तुरंत पकड़कर थाने लाओ। कुछ ही घंटों बाद कालिया और बबलू थाने में बैठे थे। अब झूठ बोलोगे या सच बताओगे? साहब, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध हुआ है। किसने भेजा था तुम्हें? साहब, हमें रतनलाल ने भेजा था। वह अपनी दुकान बंद होने से परेशान था। उसने कहा था कि किसी तरह केशव की बदनामी कर दो ताकि ग्राहक उसकी दुकान पर आना छोड़ दें। बदले में वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा। जीप निकालो, अब रतनलाल से बात करने का समय आ गया है। उधर रतनलाल अपने होटल में बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। रतनलाल का दिल धक से रह गया। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे लिए ही आए हैं। मेरे लिए? मैंने क्या किया है? वही जो तुमने सोचा था कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर ने पूरी बात बताई। कालिया और बबलू का बयान सुनाया। रतनलाल के चेहरे से सारा घमंड गायब हो गया। साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में था। मैं अपनी दुकान बचाना चाहता था। अपनी दुकान बचाने के लिए तुमने एक ईमानदार आदमी की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की। साहब, मैं पैसे दे देता हूँ। जितना कहेंगे उतना दे दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। कानून बिकाऊ नहीं है रतनलाल। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिलता। इंस्पेक्टर ने सिपाही को इशारा किया। रतनलाल को पुलिस अपने साथ ले गई। पूरा गांव यह दृश्य देख रहा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खुद केशव के घर पहुंचे। केशव और सीमा घबरा गए। केशव, तुम्हारे ऊपर लगा हर आरोप झूठा साबित हुआ है। असली अपराधी पकड़े जा चुके हैं। सच में साहब? हाँ, और कल सुबह से तुम्हारी दुकान फिर से खुलेगी। ये सुनते ही गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। सरकारी अधिकारी के जाने के बाद केशव की जिंदगी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय बीतता गया। कुछ ही वर्षों में केशव ने अपनी छोटी दुकान को एक बड़े होटल में बदल दिया। अब वहाँ सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि नाश्ता, खाना और मिठाइयाँ भी मिलने लगी थीं। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे सिखाया कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं मजबूत बनाने आती हैं।